कैसे हैं बच्चों? डिटर्मिनेंट पूरा बन गया। चलिए थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन देख लिया जाए। ऐसे हमने जो पिछले क्लास में बताया था डिटर्मिनेंट का थ्योरी, क्रेमर्स रूल, उसको पूरे को एक बार हमने समराइज करके लिख दिया है। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्स वाई जेड यानी लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से और डिटर्मिनेंट मेथड से। तो जब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं मैट्रिक्स मेथड से और डिटर्मिनेंट मेथड से, तो मैट्रिक्स मेथड से जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो उसका नाम देते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। जब भी हम लोग मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं या लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। और जब हम डिटर्मिनेंट मेथड से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं तब उसे हम लोग कहते हैं क्रेमर्स रूल। तो 12 के एग्ज़ाम में तो ये लिख कर आएगा कि हमें किस मेथड से निकालना है। मेरे ख्याल से 12 के एग्ज़ाम में मैट्रिक्स मेथड से ही आता है। कंपटीशन के लिए तो हमें डरता नहीं है किस रूल से निकालना, वहाँ तो ऑब्जेक्टिव है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इन्वर्स मैट्रिक्स से निकालेंगे तो हमें इन्वर्स निकालना पड़ेगा। इन्वर्स निकालने से ज़्यादा इजी है हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना। तो कंपटीशन में अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसे डिटर्मिनेंट के रूल यानी क्रेमर्स रूल से बनाते हैं तो हमारे ही ज़्यादा अच्छा रहता है, इजीली सॉल्व होता है। और एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली है कंपटीशन में हमको आ ही जाता है, क्रेमर्स रूल बेस्ट क्वेश्चन। जरूरी टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, कंपटीशन में अक्सर हाँ एक क्वेश्चन इससे आ ही जाता है। तो आगे की बात आती है कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने ये हमारा लीनियर इक्वेशन था, इसमें से डिटर्मिनेंट 1 2 3 क्या क्या था सब उन्होंने मान लिया था। यहाँ था एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना। इसमें एक बात था कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसको आप लोग किसी तरीके से लिख के रख लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। पूरा एक बड़े पेज पर लिखा हुआ रहेगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसमें होता है कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारा दो तरह का होता है लीनियर इक्वेशन। एक होता है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, तो ये पुरानी बातें हैं जो एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। एक होता है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन और एक होता है होमोजीनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हमारा ऐसा रहता है, ये हम लोगों ने बोल दिया था, और होमोजीनियस इक्वेशन हमारा ये रहेगा। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में यहाँ डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 2 3 क्या है सबके बात मान चुके थे। एक्स वाई जेड का मान ऐसे निकाला जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है या 0 नहीं होता है या होता है। जब इसका वैल्यू 0 नहीं होता है तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन, और वो कहलाता है हमारा यूनिक सोल्यूशन। जिस टाइप का सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब ये होता है कि एक्स वाई जेड का कोई ना कोई वैल्यू निकलता है तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिक सोल्यूशन, इकलौता मान। और इक्वेशन वैसा कहलाता है कंसिस्टेंट इक्वेशन। और जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है तब यहाँ पर दो बातें हो जाती हैं, या तो डिटर्मिनेंट 1 2 3 सब 0 नहीं हो, या 2 0 हो, कोई एक 0 नहीं है, कम से कम कोई एक एट लीस्ट एनी वन इज नॉन जीरो। एट लीस्ट एनी वन नॉन जीरो, तीनों में से कोई एक 0 नहीं हो। ऐसे केस में तीनों में से कोई एक 0 नहीं हो, ऐसे केस में यह कहलाता है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मतलब वैसा इक्वेशन जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकले, नो सॉल्यूशन। और जब ये सारा 0 हो जाएगा तब इसे हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिए कंसिस्टेंट इक्वेशन हमारा दो प्रकार का हो गया। पहला जब यूनिक सॉल्यूशन निकला तब, और दूसरा जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन निकलना है, सॉल्यूशन जब भी निकलेगा, चाहे वह यूनिक निकले चाहे वह इनफाइनाइट निकले, जब भी सॉल्यूशन निकलेगा वैसे इक्वेशन को हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या चीज़ है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या है, इसकी चर्चा अभी हम लोग करते हैं, ये तो थ्योरी की बातें भी करते हैं। तो ऐसे को कहेंगे जब सब जीरो हो जाएगा तो ऐसा इक्वेशन कहलाएगा कंसिस्टेंट इक्वेशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कहेंगे। इसका मतलब ये हम फिर से बोल दे रहे हैं कि जब भी किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा, चाहे वह यूनिक हो चाहे वह इनफाइनाइट हो, वैसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उसे हम लोग कहेंगे नहीं निकलेगा इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ये तो हुआ इसकी बात। अब आता है जब हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो होमोजेनियस इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं था, तो इसमें जहाँ जहाँ हमारा d1 d2 d3 है वहाँ पर हमारे पास 0 0 0 हो गया। तो ऐसे केस में डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 हमेशा हमारा 0 रहेगा। तब इसका सॉल्यूशन जो है हमेशा डिपेंड करेगा इस पर, डेल्टा पर। तो डेल्टा का मान 0 नहीं रहेगा या डेल्टा का मान 0 होगा। जब डेल्टा का मान 0 नहीं रहेगा इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मात्र एक आंसर निकलेगा, x और y z सबका मान 0। और सबका मान 0 होता है तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। यहाँ एक बात और देखिए, यहाँ भी जब सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन निकल रहा है तो इसमें एक मात्र सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन निकला। इनफाइनाइट सॉल्यूशन अलग चीज़ है। जब यूनिक सॉल्यूशन निकला और x y z सारा का मान 0 रहा, ओनली वन सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन में सारा 0 हो रहा है, तब हो रहा है ट्रिवियल सॉल्यूशन। और यहाँ भी ओनली वन, यूनिक मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। यहाँ भी हो सकता है कि यहाँ भी x बराबर y बराबर z बराबर सब 0 हो जाए। तो जहाँ जहाँ x y z का मान सब 0 होगा उसको हम लोग कहेंगे हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन। याद रखिए, ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा वहाँ कहलाएगा जहाँ x और y और z सारे के सारे वैल्यू हमको 0 हो जाए। तो इसमें जब यह 0 रहेगा तब इसे कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ऐसे कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी होमोजेनियस केस में जब डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाए तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, उसे कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दो केस में हो रहा है, एक नॉन होमोजेनियस में एक होमोजेनियस में। तो होमोजेनियस में जो इनफाइनाइट होगा उसे हम लोग कहेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये बात को याद रखिएगा। यहाँ पर हम पिछले दिन भी चर्चा किए थे, फिर आज बोल रहे हैं। ऐसे में यह भी लिखा रहेगा होमोजेनियस में ऑल आर 0, और यहाँ लिखा रहेगा ऑल आर नॉट 0 मतलब नॉन ट्रिवियल, मतलब ये ऑल आर नॉट 0 मतलब नॉन ट्रिवियल, मतलब ये बात को ध्यान रखिएगा होमोजेनियस केस में। अब हम लोग पहले इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए, समझने के लिए हम 3 तरह का क्वेश्चन लेते हैं। पहला 2x + y बराबर 9, x - y बराबर 3, एक हमने यह लिया। दूसरा क्वेश्चन लिया हमने 2x + y बराबर 9, 4x + 2y बराबर 16। तीसरा लिया हमने 2x + y बराबर 9, 4x + 2y बराबर 18। चलिए, इसके साथ साथ थोड़ा सा क्लास 10 वाला जो हम लोग देखे थे उस पर भी ध्यान देते रहिए। वो A1/A2 बराबर B1/B2 वाला फंडा। यहाँ हम देख रहे हैं
कि यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं हो रहा है b1/b2 के, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं रहा c1/c2 के, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो यहाँ दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर रहेंगे दोनों लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, मान लिया कि पहले लाइन का ये इक्वेशन है, तो इस लाइन पर के जितने पॉइंट रहेंगे इसको सेटिस्फाई करेगा, और दूसरे का ये रहेगा, दूसरे का जितने पॉइंट रहेगा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों में कॉमन पॉइंट एक है, यानी एक ही ऐसा पॉइंट रहेगा दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको हम लोग कहते थे कंसिस्टेंट इक्वेशन है, यूनिक सोल्यूशन। तो डिटर्मिनेंट से वैल्यू निकालना है, तो हम लोग जो पढ़े थे सबसे पहले यहाँ दो वेरिएबल वाला है, तो एक डिटर्मिनेंट ले लेंगे हम एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का, और दूसरा डेल्टा 1 ले लेंगे, एक बार एक्स के कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट डाल देंगे, और ये ऐसे रह जाएगा। अगली बार वाई के कांस्टेंट की जगह, कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट डाल देंगे हम लोग, और ये हमारा ऐसे रहेगा। देख लिया जाए, पहले x का y का जो कोफिशिएंट है 2 1 1 -1, उसके बाद x की जगह डाल दिया कांस्टेंट टर्म 9 3 1 -1, फिर यहाँ पर डाल दिया 9 3, यहाँ 2 1। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं -2 -1 -3। तो हम लोग देखे थे जब नॉन होमोजीनियस केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता था, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते थे कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, तो नहीं 0 होने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू चूंकि 0 नहीं है, तो ये कहलाएगा, चूंकि यहाँ डिटर्मिनेंट लिख देंगे जब पूछेगा, ऐसे एनसीईआरटी में चर्चा है इसकी, क्योंकि डिटर्मिनेंट बराबर नॉट 0, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इक्वेशन। अगर कंसिस्टेंट इक्वेशन है तो यहाँ पर सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन निकलेगा तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो चलते हैं। तो यहाँ डेल्टा 1 की वैल्यू निकालेंगे -9 -3 -12, यहाँ से जाएगा 6 -9, 6 -9 यानी क्या हो जाएगा हमारे पास -3, यह निकल गया। अब जब हम लोग पढ़े चुके थे x बराबर डेल्टा 1/डेल्टा, डेल्टा 1/डेल्टा का मतलब क्या रह जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4। और जैसा कि हम लोग देखे थे y बराबर डेल्टा 2/डेल्टा, तो जो भी निकलेगा हम लोग यहाँ आंसर अपना लिख सकते हैं। डेल्टा 2/डेल्टा का मतलब क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो जा देख लीजिए, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इसको, जब कोई पूछेगा कि ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट, जो कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट बराबर 0 नहीं रहेगा, तो ये कहलाएगा, ऐसे लिखेंगे चूंकि डिटर्मिनेंट बराबर नॉट 0, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इक्वेशन, और दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। इसका यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और पूछेगा सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन निकला हमारा x बराबर 4 और y बराबर 1। अब हमको यहाँ आते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे अपने स्कूल के नॉलेज पर, तो हम इसको देख के बता सकते हैं कि ये हमारा a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। जब यह इनकंसिस्टेंट इक्वेशन हो गया, तो ये हम 12 के रूल से कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई का कोफिशिएंट। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास हो गया 4 - 4 बराबर 0। तो हम लोग पढ़े थे कि जब डिटर्मिनेंट बराबर 0 हो जाए तब 2 केस होता था, डिटर्मिनेंट 1 2 3 में से कोई एक 0 नहीं हो या सारा 0 हो। तो उसमें आगे बढ़ने के लिए पहले हम डिटर्मिनेंट 1 निकालेंगे। डिटर्मिनेंट 1 लेंगे हम लोग, तो x के कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट डाल देंगे, फिर y वाला ऐसे ही, तो 9 दूना 18 घटाओ 16 यानी बराबर हो गया -+2 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि चूंकि डिटर्मिनेंट बराबर 0 एंड डिटर्मिनेंट 1 बराबर नहीं 0,
तो देख लिया हमने कि डिटर्मिनेंट तो जीरो है, लेकिन डिटर्मिनेंट 1 2 3 में से कोई एक जीरो नहीं है। तो ऐसे इक्वेशन को लिए हम लोग क्या बोले थे, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, और क्या कहलाया था यहाँ पर, नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, इसमें कहलाएगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो ये कहलाएगा हमारा नो सॉल्यूशन। अब हम लोग आते हैं इसमें, तो यहाँ पर जैसा देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन हमारा सेम है, दोनों इक्वेशन सेम है, तो इसको सोल्व करने चलेंगे तो हमारे पास ऐसा लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारा कोइंसिडेंट लाइन। तो इसमें कितने पॉइंट कॉमन है, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अब हमें को यही चीज़ निकालना है डिटर्मिनेंट मेथड से। तो डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले डिटर्मिनेंट ले लेंगे हम लोग, x की जगह x का कोफिशिएंट ये रह गया, यहाँ हो गया 4 - 4 बराबर 0। चलिए डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1 2 2 सब निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट 1 में x के कोफिशिएंट की जगह ये लिख दिया, और इसका वैल्यू हो गया 18 - 18 बराबर 0। अरे यह भी 0 हो गया। डिटर्मिनेंट 2 में क्या लिखेंगे, y के कोफिशिएंट की जगह लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 18, और यहाँ हो जाएगा 2 4। तो ये 18 दूना 36, 9 चौका 36 बराबर क्या हो गया, 0। अब चूंकि डिटर्मिनेंट भी 0 हो गया, डिटर्मिनेंट 1 भी 0 हो गया, डिटर्मिनेंट 2 सब 0 हो गया, तो ऐसे को हम लोग कहेंगे क्या चीज, कंसिस्टेंट इक्वेशन एंड क्या कहलाएगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये कहलाएगा हमारा कंसिस्टेंट इक्वेशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अब यहाँ बात एक आती है कि यहाँ यूनिक सॉल्यूशन निकालने की बात थी, तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन निकला, और यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात कर रहा है, यानी सॉल्यूशन इसका निकलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि यह कंसिस्टेंट इक्वेशन है। अब सवाल है कि जब एक दो इक्वेशन एक सॉल्यूशन निकालना हो तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। अगर हम क्लास 10 के मेथड से जाते हैं यहाँ पर निकालने के लिए, तो क्लास 10 के मेथड में अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो नीचे वाले में दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा, यानी नहीं निकल सकता है। ध्यान रखें ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यहाँ से कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो एक बात ध्यान दीजिए, पहले से आप लोगों को मालूम है कि दोनों इक्वेशन सेम है। कैसे सेम है, इसमें 2 से 2 तो मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा, या इसमें 2 से 2 डिवाइड करें तो वो बन जाएगा। तब क्या दोनों इक्वेशन चूंकि हमारे पास सेम है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम लोग x या y, ध्यान रखें x, अभी ये 2 वेरिएबल वाला है, 3 वेरिएबल वाला भी हम बताएंगे। x या y, ध्यान रखें x या y की जगह कुछ मान लें। मान लिया हमने x बराबर लैम्डा या k, कुछ भी, जहां लैम्डा इज एनी रियल नंबर। अब x बराबर लैम्डा दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, क्योंकि दोनों इक्वेशन हमारा सेम ही है। तो मान लिया हमने ऊपर वाले में x की जगह लैम्डा पुट करते हैं, तो y बराबर क्या होगा, सोच के बताइए। y बराबर 9 - 2 लैम्डा, x की जगह लैम्डा पुट किया तो y बराबर क्या हो गया, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि लैम्डा क्या है, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। तो लैम्डा की जगह 1 रखेंगे तो x का मान आएगा 1, और y का मान क्या आ जाएगा 7। लैम्डा की जगह 2 रखेंगे तो x का मान 2, और y का मान क्या हो जाएगा, 2 2 4 9 4 5, x का मान 2, y का मान। इस तरीके से लैम्डा का जितना हम वैल्यू रखेंगे उतना ही हमारा x y का मान आएगा। और चूंकि लैम्डा रियल नंबर है, इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकते हैं, इस कारण से x और y का इनफाइनाइट आंसर आएगा। ठीक, तो ये हुआ हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने का तरीका। अब हम लोग चलते हैं अच्छे क्वेश्चन पे। तो किताब का सवाल है, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है,
तो पहले तो हम उसको बता देना चाहते हैं, उसमें सब चीज़ शामिल है, फिर और बताया करेंगे और बताएंगे। देखिए, एक ध्यान रहे, जब एक्स वाई जेड की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, लिख लीजिए कॉपी में, डिटर्मिना एक्स वाई जेड की वैल्यू दो तरह से निकाली जाती है। एक होता है डिटर्मिनांट विधि से और दूसरा होता है हमको मैट्रिक्स से। तो डिटर्मिनांट विधि से जब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं तब उसे कहते हैं क्रेमर्स रूल, और जब मैट्रिक्स विधि से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं तो उसे कहते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P एंड Q, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू एक्स प्लस पी वाई प्लस 6z, 2x प्लस पी वाई प्लस 6z बराबर 8, x प्लस 2y प्लस qz बराबर 5, x प्लस y प्लस 3z बराबर 4। इसमें एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे बच्चे पूछे हैं, वो हम बताएंगे। फिलहाल इसको देखिए। फाइंड पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा नो सॉल्यूशन, तीसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P एंड Q द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 2x प्लस पी वाई प्लस 6z बराबर 8, x प्लस 2y प्लस qz बराबर 5, x प्लस y प्लस 3z बराबर 4 है यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो आगे कुछ पढ़ने के पहले हम लोग पहले यह लिख लेते हैं। सबसे पहला काम हम लोग जो जानते हैं डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट क्या रहेगा? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का। P21 6Q3 डिटर्मिनांट 1 में x के कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट यानी 854 P21 6Q3 डिटर्मिनांट 21 y के कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट 854 और 6Q3 ठीक। डिटर्मिनांट 3 211 P21 और इसकी जगह हो जाएगा 8534। एक बार फिर से देख लिया जाए क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। 2x प्लस पी वाई प्लस 6z बराबर 8, x प्लस 2y प्लस qz बराबर 5, x प्लस y प्लस 3z बराबर 4। ठीक है, फिर यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन तो हो गया 211 P21 6Q3 ठीक। उसके बाद आ गया हमको 854 कोफिशिएंट आ गया वहाँ से P21 और 6Q3, फिर आ गया 211 854 वही रह गया 6Q3, फिर आ गया 211 P21 854 ठीक है, सब हो गया। आगे कुछ करने के पहले मालूम है कि सबका वैल्यू निकालना है, तो चलिए इसका वैल्यू हमने निकाला तो हमारे पास आया P-2 इंटू Q-3। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आया। अगला का आया हमारे पास P-2
और ये सब हम इसमें समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। आप में कुछ बच्चे बना भी चुके होंगे। और इसकी वैल्यू हो गई 0 और यहाँ पर आ गया p-2। अब जितना आप लोगों को नॉलेज मालूम है उस बेस पर चर्चा की जाए। सबसे पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन, तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन पहला केस में हमारे पास डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं होना चाहिए तो क्या होगा, सो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं होने के लिए p का मान 2 नहीं होना चाहिए और q का मान 3 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा p का मान दुनिया में कुछ भी रहे, q का मान दुनिया में कुछ भी रहे, हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा यूनिक ही होगा, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। तो सीधा सीधी यहाँ पर यही है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये 0 नहीं रहेगा। इसका मतलब कब होगा, जब p बराबर नहीं 2, q बराबर नहीं 3, बाकी pq का वैल्यू कुछ भी दुनिया में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, और तो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर बात। फॉर यूनिक सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट बराबर नॉट 0, डिटर्मिनेंट बराबर नॉट 0 तब कहलाएगा इसका यूनिक सॉल्यूशन, और यह कब 0 नहीं रहेगा, इस केस में। अब आता है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन में ध्यान रखिए, नो सॉल्यूशन में क्या होता है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट बराबर 0 हो जाए। ठीक है, डिटर्मिनेंट बराबर 0 हो जाए तो पहले इस केस में चलते हैं। कॉपी में देखिएगा नो सॉल्यूशन किसको कहते हैं, डिटर्मिनेंट बराबर 0 हो और डिटर्मिनेंट 1, 2, 3 सारा 0 नहीं हो या उनमें से कोई एक 0 ना हो। तो डिटर्मिनेंट बराबर 0 होने के लिए हमें दो चीज चाहिए, p बराबर 2 या q बराबर 3, या तो p बराबर 2 रहे या q बराबर 3 रहे। तो सवाल अब यह है कि यदि p बराबर 2 रहेगा तब क्या होगा, तो बेटा यह भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, यह 0 है, ये है, तो यह भी 0 हो जाए, यह 0 है, यह 0 हो जाए, तो सब 0 हो जाएगा। तब तो इसका हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब p बराबर 2 के नहीं रहना चाहिए। बेशक p बराबर 2 रहने पर यह 0 हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में चूंकि सारा 0 हो जा रहा है, इसलिए हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो p बराबर 2 यहाँ पर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर रहेगा क्या चीज़ है, q बराबर 3। तो हम देख रहे हैं q बराबर 3 और p बराबर नॉट 2, ये p बराबर 2 नहीं रहना चाहिए। तो क्वेश्चन हमसे p का वैल्यू पूछ रहा है, p की चर्चा करना पड़ेगा। p बराबर नॉट 2, q बराबर 3, क्योंकि p का मान 2 रहेगा तो सब 0 हो जाएगा, q बराबर 3 नहीं के, q बराबर 3 के, तब क्या हो जाएगा, इसका नो सॉल्यूशन। अब आ जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में चूंकि सारा 0 होना है, और सारा 0 कब होगा आप लोगों को मालूम है, जब p बराबर क्या रहेगा 2, यानी p बराबर 2 और q से कोई मतलब नहीं, q कुछ भी रहे, क्योंकि p बराबर 2 पर सब 0 हो ही गया। तो ये तो q हो नहीं तो अपने 0 हो जा रहा है, तो q का वैल्यू कुछ भी रहे, q के वैल्यू से जब p का मान 2 हो जाएगा तब q की वैल्यू से सॉल्यूशन इनफाइनाइट हमेशा रहबे करेगा, q से ज़्यादा फर्क हमको नहीं। तो ये हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन। अब हम लोग इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं अगले वीडियो पे।